हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ प्राइम टाइम क्लासेस आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लीजिए, आपको ये ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था, भाबर में कौन सी खेती की जाती है। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए भाबर क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो मैंने ये कहा था, जिस तरीके से ये मान लीजिए पहाड़ है, और पहाड़ के ये इस तरीके से यहाँ पे जो पथरीले भाग होते हैं, उसके नीचे से जो है आपकी नदी है, वो बहना स्टार्ट होती है नदी का पानी, जो कि अपन को दिखती नहीं है पत्थरों के कारण। और पत्थर होने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की जाती। इसका मतलब यहाँ पर भाबर क्षेत्र में खेती नहीं की जाती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मृदा का रंग मतलब कौन सा रंग होता है। तो रंग होता है इसका भूरा। और अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये भूरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्या रीज़न है कि इसका जो ब्राउन कलर होता है जलोढ़ मृदा का। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में अभी मुझे बताइए। नेक्स्ट है आपका, वनस्पति का भाव किस में पाया जाता है। दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वनस्पति को हटा के आप लिख दीजिए यहाँ पे, कृषि का भाव किस में पाया जाता है। तो ये आपको बताना है कृषि का भाव किस में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाबर, क्योंकि भाबर में पथरीला भाग होता है, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है कि खादर मैदान में कौन सी खेती की जाती है। तो खादर में आप बता सकते हैं कि रबी की फसल जो है वो बोई जाती है आपकी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिफ्थ वाले का। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो भौतिक दृष्टि से, एक बनावट और संरचना की दृष्टि से। वहीं भौतिक को अपन ने चार भागों में विभाजित किया था। और सबसे पहले अपन ने हिमालय पर्वतमाला के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली थी। उसके बाद में कल अपन ने बात करी थी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं तटीय मैदान, और कल अपन पढ़ेंगे द्वीप समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तटीय मैदान। तो देखिए, आज अपन थर्ड टॉपिक देख रहे हैं, तटीय मैदान। थर्ड टॉपिक का ये आपका ए पार्ट है एक तरीके से, क्योंकि दूसरा जो आपका पार्ट होने वाला है वो इसमें द्वीप समूह होने वाला है। तो तटीय मैदान में सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण के अगर संदर्भ में बात की जाए, तो तटीय मैदानों का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, जो भी बहाकर वो मिट्टी या फिर अवसाद जो लेकर आती है और समुद्र के किनारे इकट्ठा कर देती है या निक्षेपित कर देती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपको तटीय मैदान कहा जाता है। तो आप एक चीज़ इसमें लिख लीजिए कि नदियों के द्वारा, नदियों के जमाव और निक्षेप से बोल सकते हैं। ठीक है, नदियों के जमाव और निक्षेप को ही क्या बोलते हैं, तटीय मैदान का निर्माण होता है नदियों के जमाव और निक्षेप के कारण। वहीं नेक्स्ट बात करें कि ये तटीय मैदान स्थित कहाँ है। तो कहाँ स्थित हैं, तो आपको बताना है भारत में। भारत में पश्चिम व पूर्वी तट पर आपके तटीय मैदान स्थित हैं या देखने को मिलते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि तटीय मैदान के भाग कितने हैं, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, तो जैसा कि अपन को ये पता चल गया कि इसकी स्थिति को लेकर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं। सबसे पहला तो आपका आ गया पश्चिमी तट के मैदान, और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्वी तट के मैदान। तो यही दो स्थिति के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब इन्हें एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं डिटेल में।
सबसे पहले बात करते हैं अब पश्चिमी तट के संदर्भ में। तो इसकी देखिए, पश्चिमी तट के बारे में अगर बात करें तो ये मैदान, तो इनको पश्चिमी तट के जो मैदान है भारत के पश्चिम में स्थित है। इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं देखिए। सबसे पहला जो है और इम्पोर्टेंट है वो है काठियावाड़ का, काठियावाड़ या फिर इसको गुजरात रात का तटीय मैदान भी बोलते हैं। तो काठियावाड़ का या गुजरात का तटीय मैदान ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। और इसके संदर्भ में एक पॉइंट याद रखना कि ये काठियावाड़ का तटीय मैदान या गुजरात का तटीय मैदान ये सबसे बड़ा तटीय मैदान है, सबसे बड़ा तटीय मैदान है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो गुजरात में कच्छ से लेकर जो दमन तक आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है काठियावाड़ का तटीय मैदान। और इसको अपन अभी थोड़ी देर में मैप में देख लेंगे तो चीज़ें आपको यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है काठियावाड़ का और गुजरात का तटीय मैदान? ये कच्छ से लेकर, कच्छ से दमन तक आपका क्या है? काठियावाड़ का। वहीं दूसरा जो है पश्चिमी तट का मैदान का जो भाग है वो आपका है कोंकण, कोंकण का तटीय मैदान। कोंकण के तटीय मैदान के संदर्भ में याद रखना ये है दमन से लेकर आपके गोवा तक कोंकण का तटीय मैदान कहलाता है। वहीं तीसरा अगर अपन बात करें जो आपका है कन्नड़ का तटीय मैदान, और कन्नड़ का जो तटीय मैदान है ये आपका गोवा से लेकर मैंगलोर तक, कर्नाटक का जो मैंगलोर है वहां तक देखने को मिलता है। और लास्ट जो इसका भाग है पश्चिमी तट का वो आपका है मालाबार, मालाबार का तटीय मैदान। बहुत बार यहाँ पे क्या प्रश्न निकलता है, इनके संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो मालाबार का जो तटीय मैदान है ये ध्यान रखना मैंगलोर जो कर्नाटक का है आपका, वहाँ से लेकर लास्ट आपका कन्याकुमारी जो अंतिम छोर है तमिलनाडु का, वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं मालाबार के तटीय मैदान के संदर्भ में। तो एक पॉइंट इसका याद रखना मालाबार के संदर्भ में कि यहाँ पे सर्वाधिक पश्च जल आपको देखने को मिलता है। पश्च जल जो है वो सर्वाधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये पश्च जल होता क्या है? पश्च जल वो होता है जब भी समुद्र या की लहरें जो आती हैं पानी की, वो जब जमीन से टकराती हैं तो टकराने के बाद में कुछ जल तो वो वापस चल जाता है और कुछ जो जल है वो आपका ज़मीन पर ही रह जाता है, उसी को पश्च जल कहा जाता है। और इस पश्च जल के कारण ही यहाँ पे जो कयाल या फिर लेगुन जो होता है वो बन जाता है। और ये कयाल और लेगुन क्या है? ये आपका दलदली भाग है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? पश्च जल के कारण दलदली भाग जिसे कयाल या लेगुन कहा जाता है। वहीं एक चीज़ याद रखना, एक बार एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो सबसे बड़ा आपका जो है कयाल वो कौन सा है? तो यही याद रखना सबसे बड़ा कयाल या लेगुन कौन सा है? तो ये आपका है, ये याद रखना आपका ये है वेगनाथ, वेगनाथ कयाल। और ये वेगनाथ कयाल है कहाँ पे आपकी? ये आपका है केरल में, ठीक है। वहीं मालाबार जो है इसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि ये दलदली भाग होता है जिसे कयाल या लेगुन
कहा जाता है। और ये बनता कैसे? पश्च जल के कारण। और पश्च जल आपका क्या है? जब समुद्र की लहरें आती हैं तो कुछ जल तो वापस समुद्र में चला जाता है और कुछ ज़मीन पे रह जाता है, जिसके कारण वो क्षेत्र दलदला हो जाता है। अब अपन इसमें देख लेते हैं सब कुछ मानचित्र में, कहाँ कुछ जो है काठियावाड़ का पठार स्थित है, कहाँ कोंकण का है, कन्नड़ और मालाबार का आपका तट कहाँ देखने को, तटीय मैदान कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए ये आपका ये कंप्लीट दिख रहा है ना? हाँ जी। तो ये आपका है मानचित्र। दोस्तों फर्स्ट टॉपिक में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपका कच्छ का जो रण कहा जाता है इस क्षेत्र को। और वहीं अगर बात करें ये जो गुजरात राज्य है, तो ये वाला जो आपका तटीय मैदान देखने को मिल रहा है, कहाँ तक? ये यहाँ तक अंतिम जो छोर आपको गुजरात का देखने को मिल रहा है। और ये अंतिम छोर आपका क्या है? ये अंतिम छोर है, ये दमन है। तो ये याद रखना, गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक आपको कौन सा तटीय मैदान देखने को मिलता है? तो ये जो आपका तटीय मैदान है ये आपका है काठियावाड़ का तटीय मैदान, ठीक है। वहीं नेक्स्ट याद रखना, गुजरात के दमन से लेकर गोवा, ये जो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा आपको राज्य देखने को मिल रहा है, ये आपका गोवा है। और गोवा तक जो आपको ये देखिए, ये जो आपको तटीय मैदान देखने को मिल रहा है, ये आपका तटीय मैदान कौन सा है? ये आपका है कोंकण। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि गोवा से लेकर और कर्नाटक के मैंगलोर तक, ये आपका कर्नाटक का मैंगलोर है। ये जो क्षेत्र है ये तटीय मैदान है, ये वाला, ये आपका किस नाम से जाना जाता है? ये कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। वहीं ये इसको आप लिख लीजिए मैंगलोर। और ये कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर अंतिम छोर जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु का, ये अंतिम छोर है कन्याकुमारी तमिलनाडु का, जहां इसको कहा जाता है दोस्तों मालाबार का तटीय मैदान। ये है आपका कन्याकुमारी। तो ये तो आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तो अब अपन ने पश्चिमी तो कंप्लीट देख ली है। ये याद रखना, पश्चिमी के संदर्भ में 4 भागों में विभाजित किया गया है, काठियावाड़ का, कोंकण का, कन्नड़ का और मालाबार का। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, चीजें आपको यहीं याद हो जाएंगी। और मैप देखने के बाद तो शायद तक आपको याद हो गई होंगी। पश्चिम के बाद में अब अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो आपका है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। तो जैसे अपन ने पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्वी तटीय मैदान को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला जो आपका है वो है उत्कल का तटीय मैदान। और उत्कल के तटीय मैदान के संदर्भ में एक पॉइंट याद रखना है, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र से लेकर महानदी तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट जो इसका भाग है वो है आंध्रा का तटीय मैदान। और आंध्रा का जो तटीय मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? महानदी से लेकर गोदावरी तक। और तीसरा जो अंतिम इसका है वो है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल जो आपका है दोस्तों, कोरोमंडल का तटीय मैदान, ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? ये आपका देखने को मिलता है गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो
देखिए अपन ने क्या बातें करी। सबसे पहला जो लेक्चर मैंने आपका लिया था इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुल 9 राज्य जो हैं आपके तटीय क्षेत्र पर बसे हुए हैं। और फिर आज अपन ने बात करी कि जो तटीय मैदान है वो 2 भागों में विभाजित है। पूर्व का तटीय मैदान, पश्चिम का अपन ने कंप्लीट देख लिया, 4 भागों में विभाजित किया। पूर्व में अपन ने देख लिया, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसको अपन मानचित्र की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना, कोरोमंडल के संदर्भ में इस तटीय मैदान को दक्षिणी भारत का गौरव कहा जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि ये जो कोरोमंडल है आपका, ये एकमात्र ऐसा मैदान है जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा प्राप्त होती है। कौन कौन सी? दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अब ये वाली चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं मानसून वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा कि दक्षिण पश्चिमी का मानसून कौन सा होता है, उत्तर पूर्व का मानसून कौन सा होता है। लेकिन फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, कोरोमंडल का जो तटीय मैदान है वहां पे दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। अब अपन इसको मानचित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा उत्कल का। तो उत्कल का जो तटीय मैदान है दोस्तों, वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से लेकर आपका यहाँ पे महानदी तक देखने को मिलता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो लगभग पश्चिम बंगाल के आसपास आप देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। और यहाँ से लेकर ये जो उड़ीसा वाला राज्य है, यहाँ पर आपकी महानदी के आसपास का एरिया, ये जो आपका क्षेत्र है ये जो कहलाता है, ये आपका उत्कल का तटीय मैदान कहलाता है। उत्कल का तटीय मैदान। वहीं नेक्स्ट आपका है महानदी से लेकर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपके आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ आकर अपना पानी गिराती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको मैं इस बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्षेत्र है ये आपका जो है ये कहलाता है आंध्रा का तटीय मैदान। वहीं जो आपने अभी गोदावरी से लेकर लास्ट कन्याकुमारी तक, ये जो मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो आप मैदान देख रहे हैं ये मैदान आपका कहलाता है कोरोमंडल का तटीय मैदान। तो दोस्तों ये था तटीय मैदान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट जो इसका डिवीज़न था वो अपन ने देख लिया। कल अपन बात करेंगे इसका द्वीप समूह के संदर्भ में। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा इस पेज को, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहें तो काफ़ी बेहतर होगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।